देखिए, आज हम बात करेंगे देश के राजा के एक ऐसे आदेश के विषय में जिसे उसने अपने नौकरों को दिया है और कहा है कि इसका पालन देश के भविष्य के लिए, देश को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो आदेश अपने नौकरों से तात्पर्य है स्टेट से, राज्य से। और राज्य किसे कहते हैं, इसके विषय में हम अभी डिटेल चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। तो देश का सबसे पहले ये निश्चित किया जाए कि देश का राजा कौन है। देश का प्रधानमंत्री, देश का कोई मुख्यमंत्री, या कि फिर सुप्रीम कोर्ट, या कि फिर कोई और, कौन है देश का असली राजा। तो 1947 की आज़ादी के बाद जो देश का राजा है कि किस उस राजा जब देश को आज़ादी जिन्होंने दिलवाई, उन्होंने कहा कि जब देश किस हिसाब से चलेगा आगे, कोई जंगल राज तो रहेगा नहीं देश में। देश को चलाने के लिए एक नियम होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए जो आदेश दे। कोई ऐसा होना चाहिए जो आदेश दे कि उस हिसाब से ही, उसके आदेश के हिसाब से ही देश का कार्यभार हो आगे। तो इसलिए एक समिति गठित की गई जिसे संविधान सभा कहा जाता है। तो उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसके हिसाब से हमारा देश आज भी चलता है। वही किताब हमारे देश में एक राजा के रूप में कार्य करती है, जो अपने नौकरों को आदेश देती है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री का पद हो या मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे कहीं का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी उस किताब के ऊपर नहीं है, कोई भी उस संविधान के ऊपर नहीं है। कोई भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन, देश के संविधान के ऊपर की हैसियत नहीं रखता। इस किताब में हर व्यक्ति के, हर पदाधिकारी के कर्तव्य और कार्य सब निश्चित रूप से बता दिए गए हैं कि तुम्हारा ये कार्य होगा, ये कार्य नहीं होगा। तो जो संविधान का भाग 4 है, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, आज हम इसकी बात करेंगे। 51 या 52 तक, इसकी आज हम इसकी बात करेंगे। इसे राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है, जो कि संविधान ने कह रखा है अपने नौकरों को, स्टेट को। संविधान का नौकर बोले तो स्टेट, राज्य। और उस राज्य के अंतर्गत कोई स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या जम्मू कश्मीर या कोई भी पर्टिकुलर स्टेट की सरकार नहीं आती। उस राज्य के अंतर्गत संविधान के आर्टिकल 12 इस स्टेट की डिफिनीशन बताता है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा। और उस राज्य में केंद्र की सरकार हो, लेजिस्लेचर हो, स्टेट काउंसिल हो, स्टेट की गवर्नमेंट हो, सब आ जाते हैं। तो इसके राज्य के विषय में हम डिटेल चर्चा आगे किसी वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये माना जाए कि जो राज्य है, इसे आदेश दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि तुम्हें जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कोई अलग से रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है। जो जितने नेता घोषणा करते रहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हें कोई अलग से रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है। घोषणा करके जनता को लुभाने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम बता रहे हैं, तुम्हें उस रास्ते पे कार्य करना है। तो डीपीएसपी में राज्य के निदेशक तत्वों में ये कहता है हमारे देश का राजा कि तुम्हें स्त्रियों की सुरक्षा करनी होगी, स्त्रियों की सुरक्षा से रिलेटेड कानून बनाने होंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, सबकी समान आय हो। जो आय है, इनकम, जो इनकम का डिफरेंस, जो इनकम का गैप लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है, जिससे सामाजिक असुरक्षा बढ़ती जा रही है,
जैसे हम देख रहे हैं कहीं कोई गरीब है तो गरीब है, हद से ज़्यादा गरीब है। किसी के कोई रईस है तो कोई इतना रईस है कि हद से ज़्यादा। फिर वो रईस इतना है कि पैसा गिन नहीं रहा है, पैसा तोल-तोल करके वो बाँट रहा है ना? अपने ऐशो-आराम में लगा रहा है। तो ये जो आय का इनकम का डिफ़रेंस है, इसको कम करने के लिए कि सभी नागरिक अच्छी कमाई करें, अच्छी इनकम हो सब नागरिकों की, सब अच्छे से जीवन व्यतीत करें, सबको अच्छा खाना मिले, हर एक चीज़, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा चिकित्सा मिले, ये हर चीज़ राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से राजा ने आदेश दे रखा है और हमारे स्टेट को आदेश दे रखा है। तो क्या स्टेट इनका पालन कर रहा है अथवा नाक के नीचे संविधान के राजा के नाक के नीचे भ्रष्टाचार कर रहा है? तो बताइए आप लोग देख कर के कि क्या संविधान के का उचित रूप से पालन हो रहा है? क्या जो स्टेट है, जो राज्य सरकारें हैं, क्या केंद्र सरकारें हैं, क्या स्त्री सुरक्षा पर कार्य कर रही हैं या देश की शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं या देश की चिकित्सा को बढ़ावा दे रही हैं? आज के डेट में हम देख रहे हैं शिक्षा भी मिल रही है तो गिने-चुने लोगों को, वो भी इतनी महँगी हो गई होती जा रही है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप नर्सरी में एडमिशन लेंगे किसी लड़के को, अपने लड़की को, तो उसकी फीस 10,000 रुपए है, तिमाही फीस। आदमी लेबर वर्ग का आदमी जो दिन में 500 रुपए कमा रहा है, वो क्या खाएगा और वो क्या लगाएगा? तो ये जो शिक्षा के बीच में जो गैप है, तो इसके लिए जब उत्तर दिया जाएगा कि हमने गवर्नमेंट स्कूल बना रखी है, तो जब स्टेट ने डीपीएसपी के लिए ये जो आद आदेश दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की तरफ से डीपीएसपी में कि सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी चिकित्सा मिलनी चाहिए, तो गवर्नमेंट तो कह देती है स्टेट, राज्य कह देता है या राज्य से तात्पर्य जितने भी मुख्यमंत्री हैं या कि फिर गवर्नमेंट है स्टेट की या कि फिर राज्य की, इसे केंद्र की, सब कह देते हैं कि हमने स्कूल बनवा रखी है, सरकारी स्कूल बनवा रखी है, हमने सरकारी अस्पताल खोल रखे हैं। तो हम आपको सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल का नाम सुन के हँसी आएगी कि उन्होंने खोल तो रखे हैं, लेकिन उनमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। कि कोई भी मुकेश अंबानी के टक्कर का हो या मुकेश अंबानी हो या कि फिर कोई भी रईस घराने का व्यक्ति हो, वो सरकारी अस्पताल में आपको कभी भी भटकता हुआ नहीं दिखेगा या सरकारी स्कूल में ऐसे रईस लोगों के लड़के कभी नहीं पढ़ते हुए मिलेंगे। क्या ये समानता है? और ठीक है, आप दावा करते हैं, अगर स्टेट ये दावा करता है राज्य कि हमने राजा की आज्ञा का पालन किया, हमने स्कूल दिए, हमने चिकित्सा दी, तो उसमें ये कहा गया है कि आपको ऐसी शिक्षा देना है जिससे हमारे भारत के भविष्य का अच्छा निर्माण हो, लोग भुखमरी से ना मरें और स्त्रियों की सुरक्षा हो। आय का जितने भी ये सब चीज़ें डीपीएसपी में जो-जो चीज़ें दी गई हैं, काफ़ी डिटेल्स हैं। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊँगा डीपीएसपी पर, उसके विषय में और विस्तार से चर्चा की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के मैं हर एक आर्टिकल के विषय पे एक वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप लोग मेरे साथ भी जुड़े रहेंगे तो आपको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो फिलहाल अपन ये बात करते हैं, क्या राज्य कर रही है राजा के आदेश का पालन? और राजा को बैठाया किसने है उस गद्दी पर? देश की जनता ने। राजा को करना चाहिए कि देश में अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन आज के डेट में क्या है, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का या लड़की, कोई भी लेबर वर्ग को उठा के देखिए, जो लेबर करते हैं, जो लेबर होते हैं, दिन-दिन भर मज़दूरी करते हैं, आपको उनकी शिक्षा कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, वो सब पता चल जाएगा। या कि फिर और अगर उनके घर में कोई बीमार पड़ गया है, तो प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं या सरकारी अस्पताल में ले जाके फेंक देते हैं, क्या करते हैं, ये आप लोग बड़े अच्छे से जान सकते हैं। और अगर सरकारी अस्पताल में
कोई डॉक्टर भी है और उसका प्राइवेट क्लिनिक भी है। तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी डॉक्टर जो सरकारी है और अगर उसका प्राइवेट क्लिनिक भी है, तो अपनी सरकारी नौकरी सरकारी काम जैसे ही करता है और प्राइवेट को अपने अपने क्लिनिक को ज़्यादा बढ़ावा देता है कि है ना? दवाइयों के नाम पे मैंने देखा कि दवाइयों के नाम पे गिनी-चुनी दवाइयाँ होती हैं। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल स्टोर जो है, जहाँ फार्मासिस्ट बैठता है, उसको कितना वेतन दिया जाता है? 60 से 70 हज़ार जो वेतन होता है फार्मासिस्ट का, वहाँ कितनी दवाइयाँ होती हैं उसके फार्मेसी में? ये सब विचारणीय प्रश्न है। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो फार्मेसी है, वहाँ की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, क्या वो बाहर की मेडिकल स्टोर की टक्कर ले सकती हैं? आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आपको एक से एक दवाइयाँ मिलेंगी। जो डॉक्टर लिख देगा, वो पूरी दवाइयाँ मिलेंगी और आपको एक नॉर्मल सी दवाई आपको 1600 से 2000 रुपए के नीचे कोई डॉक्टर दवाई लिखेगा ही नहीं। और साथ में आपकी हड्डी में दर्द हो रहा है तो ब्लड टेस्ट से लेकर के पूरे टेस्ट करवा लिए जाएँगे जिसका को हड्डी दर्द से कोनो लेना-देना नहीं होता। क्या करें आदमी ये सब देख कर के थोड़ा अजीब लगता है कि कितना क्या लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या पालन किया जा रहा है, देश को किस दिशा की ओर लेकर के जाया जा रहा है। सरकारें व्यस्त हैं तोड़-मरोड़ के सरकारें बनाने में, सभी नेता व्यस्त हैं। कोई जनता तो मूर्ख है ही, जनता से बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। वो अपने अधिकार ही नहीं जानती है जनता, कि हमको क्या अधिकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, हम उसे क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। हमें अच्छी शिक्षा देना चाहिए जो देखिए जो लोग गरीबी में मर रहे हैं, गाँव में जिनका खपड़े में घर है, कहने के लिए उनको आवास योजना दी गई है। हाँ, ये चीज़ ठीक है कि उनको आवास योजना दी गई, बढ़िया है। रहने के लिए कम से कम एक बेसिक नीड जो होती है रोटी, कपड़ा, मकान, उसमें से मकान तो मिला। रोटी के में उसमें देखिए कि रोटी में आज भी जो गरीबों के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, या सरकार के एक मकान दे देने से क्या उसमें उनकी गरीबी मिट गई? 1 लाख रुपए आया मकान बनाने के लिए आवास योजना के नाम पर, तो कोई खपड़े में रहने वाला व्यक्ति जो खपड़े के घर में रहता था जिसकी इनकम ही 5 से 10,000 रुपए 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार महीना थी। एक मज़दूर जो होता है उसकी मज़दूरी होती है 200 रुपया पर डे। तो 1 महीने की 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6,000 रुपया महीना। 6,000 और इधर-उधर से वो ज़्यादा करके कमाया 10,000 रुपया। वो क्या करेगा? 10,000 में वो महीना में पढ़ाएगा-लिखाएगा लोगों को कि खाना-पीना चलाएगा, अच्छा खाएगा। अच्छा खाना मतलब समझते हैं फल-फ्रूट हो गया, कोई भी फल-फ्रूट है या कि फिर कोई अगर गरीब के घर में कुछ हो गया, कोई विपत्ति आ गई, आप तो पैसा दे-दे करके गवर्नमेंट जो है पैसा दे-दे करके तो काम चला दे रही है कि ये कार्ड बनवाइए, आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए, आपको 10 इतने लाख की इलाज मुफ्त मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। आप अपने हॉस्पिटलों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास क्यों नहीं बनाते हैं? आपको ये पैसा लोगों को देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आयुष्मान कार्ड के ज़रिए। आप अपने हॉस्पिटलों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अगर स्टेट इतना मजबूत बनाएँ कि वर्ल्ड को टक्कर दे सके, वर्ल्ड क्लास बनाएँ, सरकारी काम सिर्फ़ सरकारी जैसे ना हो, काफ़ी कुछ बदल सकता है, काफ़ी कुछ। इससे और ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल बस, फिर गवर्नमेंट को हर क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत होगी। यकीन मानिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किया जाता है स्टेट के द्वारा, चाहे हॉस्पिटलों को अच्छा बनाना हो, चाहे सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाना हो, है ना? तो नौकरियों की इतनी संभावना बढ़ेगी जितनी जितनी कोई सोच नहीं सकता। लो अभी क्या है कि 5,000 वैकेंसी आएगी ना,
तो लोग भरते हैं, 5 से 10 लाख लोग उस 5,000 की वैकेंसी के लिए भर देते हैं। ये इट्स बिजनेस, गवर्नमेंट इसको धंधा बना के रख ली है स्टेट, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि आप धंधा करिए सरकार में बैठ के, समझ रहे हैं? कोई 5,000 वैकेंसी के लिए कोई 10 लाख लोग फॉर्म भरे और 10 लाख लोग अगर 500-500 रुपया भी फीस दिए, न जाने कितना पैसा, कोई गिनती नहीं, बेहिसाब पैसा गवर्नमेंट 5,000 वैकेंसी निकाल के वसूल लेती है। आप जरा देखिए, लोग कहते हैं सरकार नौकरी खत्म करती जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि नौकरी वो देना ही नहीं चाहती। गवर्नमेंट जो है नौकरी देना ही नहीं चाहती, सरकारी नौकरी। अपने टीचर को देखिए, आप अपने आसपास जो आपके सरकारी स्कूल हैं, आप वहां जाके देखिए कितने टीचर हैं। 6, 7, 8, 10, इतने भी नहीं है। एक प्रिंसिपल एक स्कूल पे, और चलिए गांव में एक प्रिंसिपल, और मैथ्स के टीचर कितने हैं? एक, दो, दो भी नहीं है। एक और दो इतने ही होते हैं, ज्यादा नहीं। मैथ, साइंस, इंग्लिश, इन सब के टीचर एक एक होते हैं, एक एक, दो दो, हर हर विद्यालय में ये नियम है। ठीक है, एक एक, दो दो, मान लेते हैं 6, 7, 8 टीचर हो गए गवर्नमेंट स्कूल पे। और उस गांव की आबादी कितनी है, कितने लड़के पढ़ने आते हैं, तो कितने लोग तो प्राइवेट में इसीलिए भाग जाते हैं कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती। मेन कारण ये है लोगों के भागने का। तो देखिए, रोजगार यहीं से उत्पन्न होगा कि कितनी बड़ी आबादी है। और मान लीजिए किसी शहर की आबादी 10 लाख है, और वहां पे स्कूल कितने हैं गवर्नमेंट, और वहां पे टीचर कितने हैं, आप उस आबादी के हिसाब से भर्ती कीजिए ना। वहां पे इतनी आबादी को इतने लोग पढ़ाने के लिए ठीक रहेंगे। 5,000 की आबादी को कोई 6-7 टीचर, 8 टीचर नहीं पढ़ा सकता है। एक गांव की आबादी होती है 5,000, 10,000, और वहां के बच्चे ही मान लीजिए कोई गांव की आबादी है 10,000, और वहां के बच्चे, वहां पे कम से कम बच्चे होंगे 4 से 5 हजार, और सब गरीब हैं। कुछ आधे स्कूल आते हैं, आधे स्कूल नहीं आते हैं। कोई इधर उधर, कोई काम में जाता है, मजदूरी करने जाता है, कोई कुछ करता है। बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, और इसका मुझे कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी गांव में जा करके देख सकते हैं कौन बाल मजदूरी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो अगर, और टीचर कितने हैं उस स्कूल में, जो लड़के पढ़ने भी जाते हैं तो टीचर कितने हैं उस स्कूल में? 6, 7, 2-2.5 हजार के लड़कों को 6, 7 टीचर पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। इसीलिए कोई भर्ती नहीं लेना चाहता, करना चाहता। और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका वेतन 60 से 70 हजार रुपया पेल के है, वो बैठ के खा रहे हैं। यही दुर्दशा देखिए आप, यही दुर्दशा सेम थानों में देख लीजिए। एक थाने में कितने पुलिस ऑफिसर हैं, कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर कितने हैं? कोई भी आप अपने थाने में देखिए। हमारे मान लीजिए एक शहर की आबादी है 10 लाख, हमारे इस शहर की, कोई भी एक शहर लीजिए जिसकी आबादी हो 10 लाख, वहां कितने थाने हैं और हर एक थाने में कितने पुलिस वाले हैं? मान लीजिए किसी भी एक शहर है, कोई XYZ, कोई भी एक शहर है, उसकी आबादी है 10 लाख, और वहाँ 2 थाने मान लीजिए लगते हैं। ठीक है, उस 10 लाख की आबादी में उस शहर की आबादी है 10 लाख, और वहाँ 2 थाने आते हैं। और उन 2 थानों में 8 पुलिस वाले, 10 पुलिस वाले, 20 पुलिस वाले, ज्यादा से ज्यादा 30 पुलिस वाले एक थाने में। और दो थाने में का मिला मिला के यही स्थिति होगी दूसरे थाने में। तो दूसरे थाने में मान लीजिए 50 पुलिस वाले। तो आप सोच सकते हैं 150 पुलिस वाले, 100 पुलिस वाले 10 लाख की आबादी को कंट्रोल कर लेंगे? क्या गवर्नमेंट चल रही है? मैं ऐसे न जाने कितने थानों का उदाहरण दे सकता हूँ, और नाम लेके दे सकता हूँ। इस थाने में इतने हैं, यहाँ की आबादी इतनी है।
10 लाख की आबादी में कोई 7 पुलिस वाले, 8 पुलिस वाले, 50 पुलिस वाले, 50 पुलिस वाले 10 लाख की आबादी को कंट्रोल कर लेंगे। इसीलिए अपराध बढ़ रहा है कि ना तो पुलिस चोर को पकड़ पाती है, जब तक कोई अपराध मीडिया में नहीं आ जाता है तब तक कोई कार्य ही नहीं होता है। मेरे दोस्त की एक गाड़ी चोरी हुई। एक हकीकत का उदाहरण बता रहा हूँ, अपने आंखों देखी बात। मेरे दोस्त की एक गाड़ी चोरी हुई। आज 5 से 6 महीने हो रहे हैं उस गाड़ी चोरी को। उसने एफआईआर लिखवाई और किस्मत से चोर का नाम एक्यूज्ड जो है, उसका एक्यूज्ड तो वो बन गया, एफआईआर में नाम देते हुए ही वो एक्यूज्ड बन गया। उसका नाम जब एफआईआर की गई, उसका मोबाइल नंबर दिया गया, पता दिया गया, वादी के द्वारा ही, प्लेंटिफ के द्वारा ही पता दिया गया हर चीज। और पुलिस आज तक उन चोरों को पता पकड़ नहीं पाई कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड के साथ देने के बाद, घर का पूरा एड्रेस देने के बाद भी पुलिस ना तो बाइक पकड़ पाई है, ना तो वो कर पाई है। वैसे देखा जाए तो आप ये देखिए कि जब पुलिस ये नहीं पकड़ पा रही, चोर का नाम, पता और मोबाइल नंबर सब देने के बाद नहीं पकड़ पा रही है पुलिस, तो जो अनजान व्यक्ति होते हैं, जो कहीं से गाड़ी मार देते हैं किसी की, ले गए पार्ट वार्ट अलग करके अलग कर दिए, उसको कहाँ पकड़ेगी पुलिस वाले? बाइक चोर को क्या पकड़ेंगे? जब नामजद एफआईआर करने के बाद आप पकड़ नहीं पा रहे हो उस व्यक्ति को जो बाइक लेके गया है, आप क्या पकड़ोगे बिना नाम के व्यक्ति को जिसका पता ही नहीं है कि कौन लेके गया है? बस कैमरा में देख के पकड़ लोगे, इतने ईमानदार हो गए हो? क्या कहें, कितने अपराध होते हैं। इसीलिए क्योंकि थानों में पुलिस वालों की संख्या कम है। कोई 10 लाख की आबादी को आप सोचिए, 100 पुलिस, 50-100 पुलिस वाले कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा संभव है कि अपराध की फहरिस्त इसीलिए बढ़ती चली जाएंगे, केस आते जाएंगे पर डे, क्योंकि अपराध होंगे। जिस तरह से अशिक्षा फैली हुई है, सरकार पढ़ाती लिखाती नहीं है लोगों को, सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है, तो लोग अपराध करेंगे ही। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं लोग तो अपराध करेंगे। अपराध करेंगे तो थाना आएंगे। आप समझ सकते हैं कितनी बुरी दुर्दशा होती है कि जब लोग अपराध करते हैं और अपराध बचते चले जाते हैं। इसी इसी तरह से कोर्ट के भी वो बढ़ते जाते हैं। सरकार को रोजगार देने के लिए सबसे बेहतरीन चीज यही है कि आप करिए ना, संख्या बढ़ाइए। 10 लाख की आबादी को कम से कम नहीं तो 4 लाख पुलिस वाले होने ही चाहिए उस थाने में। 4 लाख मामूली बात नहीं कर रहा हूँ। नौकरी इतनी बढ़ेगी ना कि आप सोच नहीं सकते हैं कितनी नौकरियां आएंगी। चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, स्वास्थ्य में हो, चिकित्सा में हो, शिक्षा में हो, थानों में हो, उस आबादी के हिसाब से आप वहां के लोगों को रखिए। चलिए 1970, 1969 उस टाइम के समय में देश की आबादी उतनी नहीं थी, तो उस हिसाब से आप वैकेंसी उतनी रहा करती थी। 7-8 पुलिस वाले भी रहते थे ना, 150 पुलिस वाले रहते, 10,000 20,000 की आबादी को कर जाते। लेकिन आज के डेट में जो भारत की आबादी है, 10 लाख, किसी एक डिस्ट्रिक्ट की अगर आबादी है ना, वैसे महानगरों की आबादी तो बहुत बड़ी बड़ी है, दिल्ली मुंबई, और बात उनकी अब अलग लेवल पे होगी। कितना अपराध बढ़ता है, कितना नहीं बढ़ता है, ये सब पुलिस वालों पे डिपेंड करता है। और अगर मैं वो जो बाइक चोरी हुई थी ना, वो उससे जाके दोस्त ने कहा कि यार ढूंढे कि नहीं ढूंढे आप? चोर का नाम पता जब सब दिया गया, बोलता है हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। वहां के टीआई बोलते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें कि आपकी बाइक ढूंढें। हमारे पास न जाने कितने अपराध आते रहते हैं पर डे, हम यही करते फिरें। ये तो हाल है इनका। तो आप क्यों हो ड्यूटी पे? क्यों हो ड्यूटी पे? आदमी कोर्ट जाएगा, इसे तो वकील अलग खर्चा लेगा, वहां का एडवोकेट वहां के अलग खर्चा लेंगे। जा तो सकते हैं। और
यही है कि 10 लाख की आबादी में कितने कोर्ट होने चाहिए, कायदे के साथ स्टेट को, राज्य को, जो स्टेट की गवर्नमेंट्स होती हैं, इनको इतने कोर्टों का निर्माण करना चाहिए 10 लाख की आबादी में। इसीलिए कोर्ट में फाइल बढ़ती जाती है, न्यायालय में मामले लटकते हैं। कम से कम नहीं तो एक डिस्ट्रिक्ट में 10 से 20 कोर्ट होने चाहिए। आप कहीं भी जाइए ना, सुनवाई आपकी चलती रहेगी। हाई कोर्ट की ब्रांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक दिल्ली में है, भले एक हेड हो दिल्ली में, लेकिन उसकी ब्रांच होनी चाहिए चारों दिशाओं में भारत की। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ एक-एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। देखिए नौकरी कैसे नहीं बढ़ती हैं। युवाओं को ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया कि नौकरी है नहीं, नौकरी दी नहीं जा रही है। आप आबादी के हिसाब से रखिए ना, थाने में रखिए लोगों को, आप आबादी के हिसाब से स्कूल में भर्ती कीजिए मास्टरों को, टीचरों को, है ना? और जो-जो भी आप सब में भर्ती कीजिए ना, क्यों नहीं नौकरी बढ़ेगी? सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती। इसलिए राज्य जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप देना होता तो सरकार फिर सारा पैसा तोड़ने-मरोड़ने पे नहीं लगाती कि इस पार्टी के विधायकों को तोड़ो, उस पार्टी के विधायकों को तोड़ो, अपने में जोड़ो, गवर्नमेंट खड़ी करो। ये तो जनता के साथ खुला धोखा है कि जनता चुन किसी को रही है, मुख्यमंत्री बन किसी और को जा रहा है, कोई पार्टी बदल ले रहा है, कोई पश्चिमी पास खड़ा हो रहा है नेता बनने के लिए। बड़ी देश की दुर्दशा है। जब तक जनता समझेगी नहीं चीज़ों को, बातों को, बहुत गलत असर पड़ेगा ये। आगे और चर्चाएँ तो अभी बहुत लंबी है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करिए, जो भी है। धन्यवाद। अभी चर्चा बाकी है, अभी खत्म नहीं हुई है ये सब बातें, और अभी आगे और बातें होंगी। धन्यवाद।